विकास के कल्याण की दो अवधारणा थी। एक जो थी जिसको चर्च देती थी, एक वो थी जिसको जो है राज या तर्क प्रधान थी। तो हम उसी पे आ रहे हैं कि किस तरीके से उदारवाद की ज़रूरत पड़ी। जब चर्च की हुकूमत थी तो वो तर्क को बढ़ावा नहीं देती थी। उसका काम ये था कि किसी भी तरीके से मानव सिर्फ कर्तव्यों का पालन करे, अधिकारों की बात ना करे। और वो उसी के आड़ में अपना भ्रष्टाचार चला रहे थे, अपनी तानाशाही चर्च चला रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वैज्ञानिक प्रगति होती रही, पुनर्जागरण हुआ। उसने ये साबित किया कि जो बाइबल में जो लिखी बात है वो गलत है। जिसको पादरी कहते थे कि बाइबल ही अंतिम ज्ञान है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको चैलेंज करी। जैसे कोपरनिकस, गैलीलियो ने उसको चैलेंज किया और उसके बाइबल की सत्ता को खारिज किया। उसके बाद क्या हुआ, तर्क की प्रधानता बढ़ी। तर्क ने क्या किया, विज्ञान को बढ़ावा दिया। विज्ञान ने क्या किया, विज्ञान मशीनें बनाई, मशीनों ने अधिक उत्पादन किया। अधिक उत्पादन ने अधिक बाज़ार खोजने की एक होड़ मचा दी। और जब बाज़ार खोजे गए, उत्पादन बिके, तो सरप्लस पैसा आया। उस सरप्लस पैसे से एक वर्ग पैदा हुआ जिसको पूंजीपति वर्ग कहते हैं। अब ये पूंजीपति वर्ग, इसने ये देखा कि उसका पूरा आधार जो है, जो उसका पूरा बेस है, वो तर्क पर बेस है। अगर वो दोबारा से पुरानी व्यवस्था में जाते तो दोबारा से वो राजाओं के, सामंतों के अधीन हो जाते। तो उन्होंने एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की बात की। उन्होंने उस वक्त के विचारकों को फंड किया, उस वक्त के विश्वविद्यालयों को फंड किया और उन्होंने तर्क को बढ़ावा दिया। अब इस तर्क को बढ़ावा देने से ये हुआ कि अब कर्तव्य की जगह इंसानों के पास अधिकार आने लगे। राज्यों को कमज़ोर करने की बात होने लगी। राज्यों को ये कहा गया कि आपका काम सिर्फ ये देखना है कि सही से बाज़ार व्यवस्था चल रही है, उसका काम उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हस्तक्षेप राज्य की बात होने लगी। राज्यों का कर्तव्य से राज्यों का जो दायित्व है वो पूरी तरीके से कम करने की बात होने लगी और उसकी जगह बाज़ारवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा। इसका तर्क ये था कि बाज़ार सही फैसला लेती है, व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसको उसका जो हक है, जो उसके बनता है, वो उसको देती है। जबकि राज्य की भूमिका इससे अलग थी। राज्य जो है गैर बराबरीपूर्ण जो है व्यवहार करती है। अब थोड़ा सा इसके तर्क को समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से उदारवाद अपने तर्क को रखता है। वो बेसिकली 3 बातों को कहता है। सबसे पहले स्वतंत्रता की बात करता है। वो कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता किस बात की, उसको चयन की आज़ादी। उसकी सभी की क्षमताएं अलग होती हैं। जैसे मेरी क्षमता पढ़ाने की है, तो उसमें गाने की क्षमता नहीं है, तो मेरी उस क्षमता के विकास की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो सभी को होनी चाहिए। जैसे भारत में हम देखते हैं कि पैदा होती हम उस पर कुछ चीज़ें थोप देते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। तो इससे क्या होता है, इससे उसकी जो मूल क्षमता है वो दब जाती है। जबकि उदारवादी देश जो है वो इस बात पर जोर करते हैं जिसकी जो क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से उसका विकास हो। और क्षमताएं दो प्रकार की होती है, एक होती शारीरिक, होती मानसिक। तो उस क्षमता के हिसाब से जो आपने जो धन कमाया, वो धन भी आपका व्यक्तिगत धन हो गया। तो इस हिसाब से पहली उसने स्वतंत्रता की बात की। दूसरी क्या बात कर रहा है, कह रहा है व्यक्तिगत प्रॉपर्टी या निजी संपत्ति की बात कर रहा है। कह रहा है कि निजी संपत्ति वैध है, और जब वैध है तो उससे पूंजीवाद भी वैध हो गया, क्योंकि वो भी निजी संपत्ति की अवधारणा पर टिका हुआ है। अच्छा, एक बात यहाँ समझते हैं, उदारवाद कहता है कि प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें हैं वो वैध होती हैं, क्योंकि क्षमताएं हमारी प्राकृतिक रूप से अलग अलग है। किसी की क्षमताएं कम है, किसी की क्षमताएं ज़्यादा है। तो जो कम क्षमता वाला है वो कम पैसा कमाएगा, जो ज़्यादा क्षमता वाला है वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो इसलिए ये प्राकृतिक रूप से दी गई है, ये असमानता प्राकृतिक रूप से, इसलिए ये असमानता वैध असमानता है। ठीक है, तो इसके आधार पे जो अमीर गरीब हो रहे हैं वो भी वैध है। तीसरी बात वो कहता है जीवन की स्वतंत्रता की। जीवन की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हम उन व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दें और उसके जो जीवन का राइट टू लाइफ है, इसको राज्य भी न छीन सके। इससे राज्य की अपनी जो क्षमता है, अपना जो पावर है वो कम होगा। इस प्रकार उदारवाद की ये 3 सिद्धांत है। इसी 3 सिद्धांत पे उदारवाद टिका हुआ है। अब इसके लक्षणों को थोड़ा दोबारा से एक बार समझ लेते हैं जल्दी। पहली बात क्या कर रहा है, तर्क की प्रधानता हो गई। दूसरी बात क्या हो रही है, बाजारवाद को बढ़ावा दे रहा है। तीसरी बात क्या हो रही है, व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ावा दे रहा है। व्यक्तिगत संपत्ति का मतलब पूंजीवाद का समर्थन कर रहा है। फिर वो क्या कह रहा है, ओपन मार्केट सिस्टम की बात कर रहा है कि खुली प्रतिस्पर्धा है।
खुली प्रतिस्पर्धा को यहाँ समझिए कि उसका कहना ये है कि नियम एक होंगे। समान उदारवाद में समानता का मतलब है कि सारे नियम एक होंगे। सब ऐसा नहीं कि किसी के नियम अलग, किसी और के नियम अलग, लेकिन उसी नियम के हिसाब से खेलना होगा। अब इसी के आधार पे WTO की जो संकल्पना, इसी के आधार पे, जैसे अगर हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत ये नहीं कह सकता कि मुझे खेलना नहीं आता इसलिए नियम में बदलाव करो। भाई खेलना न खेलना आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो आपको एक समान नियम से खेलना होगा। उसी तरीके से WTO के जो संकल्पना ये है कि व्यापार अगर कोई देश करता है तो एक ही नियम उसी के आधार पर करे। उसमें अमेरिका भी है, उसमें चीन भी है, उसमें भारत भी, उसमें ब्राज़ील भी है, उसमें पाकिस्तान भी है। सबके लिए एक ही नियम है। अब आप अपनी क्षमता का विकास कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें। इस तरीके से उदारवाद इन सिद्धांतों पर टिका हुआ है। अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इन सिद्धांतों को में क्या कमियां हैं, इनका प्रभाव क्या पड़ा हमारे आर्थिक क्षेत्र पे, हमारे सामाजिक क्षेत्र पे। हम ये देख रहे हैं कि उसने व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है। जब व्यक्ति को तुम महत्व दोगे तो फिर क्या होता है, सामाजिक जो बंधन है वो कमज़ोर होते हैं, व्यक्तिवाद को बढ़ावा होता है। ये सब हम आगे वाली वीडियो में समझेंगे। आप ये